व्हाट ए एक्शन पैक डे एट कैरिंगटन ओवल। आप नहीं कह सकते कि किसी एक टीम ने ये डे विन किया है, आप नहीं कह सकते ये डे इंडिया ने विन किया है या डे इंग्लैंड ने विन किया है, बिकॉज दोनों टीमों ने ऑन पैचेस जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और दोनों टीमों ने ही ऑन पैचेस ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अपनी टीम्स को लेट डाउन किया है। लेकिन ये टेस्ट मैच एक शानदार मोड़ पे आके खड़ा हो गया है एंड प्रोबेबली कल के दिन इसका फैसला हमारे सामने आ जाएगा, विच मींस द ओनली टेस्ट विच विल नॉट बी फीचर्ड फॉर 5 days ये होने वाला है। कल के दिन इसका प्रोबेबली फैसला आ जाएगा क्योंकि इंडिया अभी 40-50 रन की लीड पे एंड फिर देखते हैं यहां से वो कितना एड ऑन कर पाता है इस मुश्किल विकेट पे और फिर इंग्लैंड को बैटिंग में डाल के तो कितना इंग्लैंड चेस कर पाएगा, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। सो प्रोबेबली कल का दिन एक डिसाइडिंग डे होगा कि कौन ये सीरीज यहां से लेके जाएगा या तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। सो आज के दिन पे बात करते हैं शुरू का सेशन। इंग्लैंड ने बहुत शानदार खेला, इंग्लैंड के लिए बड़ा जबरदस्त सेशन गया। 34 बॉलों में यानी 34 बॉल्स के अंदर इंडिया को ऑल आउट करने में कामयाब हो गए। जबरदस्त बॉलिंग शुरू में ही गस एटकिंसन ने अपनी 5 विकेट्स ली ऑन कमबैक, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सेकंड इनिंग्स में भी अच्छे लगे, सेकंड इनिंग्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कल एक डर मैंने आपको बताया था कि अगर इस विकेट पे इंग्लैंड 300 करवा देता है देन इंडिया के लिए बहुत शानदार स्कोर हो जाएगा एंड हम लोगों ने देखा कि जब इंग्लैंड में बैटिंग करना है तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। सो यहाँ पे इंग्लैंड ने जो सुबह ही सुबह आउट कर दिया 34 बॉल्स के अंदर इंडिया को, वो उनको इवेंचुअली बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पे आया तो देवर बिलिजरेंट और क्या शानदार स्टार्ट लिया। फिर आप देख लें जैक क्रॉली एंड बेन डकेट ने शानदार बैटिंग, जो अपना वो गेम जानते हैं वही खेलते हैं, वो डरते नहीं है ना तो ऑपोजिशन से ना तो कंडीशन से, और उनको ये फ्री हैंड दिया था ब्रेंडन मैकलम ने भी एंड बेन स्टोक्स ने भी कि जाके अपनी शॉटें खेलनी है, जिसकी वजह से आप देखें वो सक्सेसफुल भी है। उस सक्सेस के साथ बहुत सारे टाइम पे फेलियर भी साथ आता है, लेकिन फिर उस फेलियर को वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उसको वो साथ साथ लेके चलते हैं। जैक क्रॉली 32 की टेस्ट मैच की एवरेज, अगर किसी और टेस्ट प्लेइंग नेशन में होता तो शायद जैक क्रॉली का अभी तक इतना लंबा करियर नहीं होता, वो अभी तक टीम से बाहर होता। लेकिन जितना ट्रस्ट उस पर इंग्लैंड शो करता है वो ट्रस्ट उसको बेसिकली कॉन्फिडेंट देता है कि आपने अपना गेम ही खेलना है, जो आपका प्लान है आपने उस पर स्टिक करना है। अगर आप यहाँ पे रन स्कोर भी नहीं करोगे तब भी आपकी मैनेजमेंट आपको बैक करेगी, जिसकी वजह से जब वो दोनों परफॉर्म करते हैं सो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस होती हैं दोनों की, और ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि वो अगली टीम को बिल्कुल ही साइड कर देती हैं। आप देखें बहुत ज्यादा मुश्किल थी इस विकेट पे बैटिंग। मैं समझता हूं ये इस सीरीज की बेस्ट विकेट मेरे ख्याल से फॉर फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बनी एंड अनफॉर्चुनेटली बुमराह इस विकेट पे नहीं खेल रहे। बुमराह ने भी बोला होगा इस टेस्ट मैच में रेस्ट नहीं करता, सारे टेस्ट मैच में रेस्ट कर लेता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुमराह इज नॉट हियर। अगर बुमराह होता तो कहानी मे बी कुछ और होती, इंग्लैंड इतने ज्यादा रन नहीं कर पाता क्योंकि ये बहुत शानदार विकेट है, इतना बड़ा बड़ा इस पे ग्रास अभी भी मौजूद है एंड देन ओवरकास्ट कंडीशन में जब भी हम लोग खेलेंगे इंग्लैंड के अंदर सो सीम मूवमेंट स्विंग हर कुछ अवेलेबल होगा। सो बुमराह के बगैर भी अगर इंडिया 247 पे इंग्लैंड को बंडल कर सकता है सो आप सोचेंगे बुमराह के साथ इंडिया कितना लीथल हो सकता था। बट अब अगर मैं बात करूं तो आप देखें कितनी मुश्किल विकेट थी, लेकिन उस विकेट पे भी अपने शॉट्स नहीं रोके एंड स्पेशली बेन डकेट, उन्होंने तो आज बड़े उल्टे उल्टे होके शॉट्स मारे, जो छक्का भी मारा रिवर्स स्कूप पे, फिर स्कूप पे चौका मारा एंड देन फिर जिस बॉल पे वो आउट हुए वो भी रिवर्स स्कूप मारते हुए आउट हुए। सो आप जब आउट हो जाते हो ऐसी शॉट मारते हुए तो शायद एज अ फैन आपको लगता है कि यार कितनी पैथेटिक शॉट मार के कोई आउट हुआ है, जैसे ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए थे, जो वो स्टूपिड 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 वाला एक मशहूर डायलॉग सुनील गावस्कर का हो गया था वहां पे। सो ऐसे प्लेयर्स अपने साथ ये चीजें लेके आते हैं। मेरे ख्याल से यही चीजें जब पे ऑफ करती हैं तो आप इनकी तारीफें करते हैं। जब ऋषभ पंत उल्टा होकर छक्का मार देता है पीछे तो पूरा इंडिया उनकी तारीफ करता है, हर बंदा उनकी तारीफ करता है, लेकिन अगर वही शॉट खेलते हुए वो आउट हो जाए सो बेसिकली आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा शॉट मार दिया जो कि नहीं खेलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो ये चीजें ऐसे प्लेयर्स के साथ चलती रहती हैं एंड सिमिलरली आज हुआ बेन डकेट के साथ, जिस शॉट पे उन्होंने छक्के मारे थे एंड लोग और क्राउड उनकी तारीफ कर रहा था, उसी शॉट पे उन्होंने अपनी विकेट भी खोई। ऐसा बॉल नहीं था हालांकि वो कि विकेट देने वाला, बिल्कुल एक जूसी हाफ बॉल ही था जिसको वो एक अलग सा शॉट मारने चले गए, जिसकी वजह से अपनी विकेट दी। एनीवेज वहां से जो इनरोड्स फिर इंडिया ने किए वो बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से जब जैक क्रॉली आउट हुए तो इंग्लैंड वाज इन अ वेरी वेरी कमांडिंग पोजीशन, लेकिन आप क्रेडिट एक बंदे को दें जिसका नाम है मोहम्मद सिराज। एंड मोहम्मद सिराज जो है ना वो जसप्रीत बुमराह की वजह से एक बहुत ही अंडररेटेड परफॉर्मर है इंडिया का। 2021 या 2020 से तकरीबन वो टेस्ट साइड में है एंड हर जगह पे जाके
परफॉर्मेंस देना, और इवन जब उनके लिए चीज़ें सही जा भी नहीं रही होती है ना, जब भी आप उसका कॉन्फिडेंस देखा करें, जब भी आप उसकी जो एफर्ट है ना वो देखा करें, वो हर विकेट पे अपनी टीम के लिए 110% देने के लिए तैयार है, तेज भाग के आता है, एफर्ट डालता है, हर बॉल में एफर्ट डालता है, एंड ही इज अ टीम प्लेयर। मोहम्मद सिराज हर जगह पे परफॉर्मेंस है एंड हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है। ये बहुत शानदार बात है इंडिया के लिए कि एज अ सीनियर बॉलर इन एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह उसने स्टेप अप किया है। सेकंड टेस्ट मैच में भी जब जसप्रीत नहीं थे तो मोहम्मद सिराज ने स्टेप अप किया था, 8 आउट किए थे उस टेस्ट मैच में, एंड यहाँ पे अगेन जब जसप्रीत नहीं है और आपकी टीम लग चुकी है नीचे, आपकी टीम को 20 ओवर से कम में भी 130 पड़ चुका है, वहां पे मोहम्मद सिराज की बदौलत आप एक शानदार कमबैक करने में कामयाब होते हैं। और शानदार स्पेल इसलिए क्योंकि अगेन जो उनका एक नेचुरल एंगल है उसका अच्छा इस्तेमाल करना जानता है मोहम्मद सिराज। वाइड ऑफ द क्रीज आके वही अपने एंगल के साथ बॉल को अंदर लाना एंड पैड्स पे स्ट्रक करना, ये चीजें मोहम्मद सिराज को बड़े अच्छे से आती हैं एंड बहुत अच्छा लगता है जब वो अपनी बेसिक्स पे स्टिक करते हैं एंड देन फिर वो एग्रेशन जो है उनके अंदर, वो शायद उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि उस अग्रेशन की वजह से वो अपने आप को पुश करते रहते हैं कि यार इसने मुझे मारा है तो इसी को मैं आउट करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊंगा, मैं अपने आप से जो मेरे से हो सकेगा वो मैं इनपुट दूंगा अपनी टीम की सक्सेस में। एंड मेरे ख्याल से मोहम्मद सिराज अगर हम देखें शुरू से उनका करियर जैसा है, ही इज अ प्लेयर हु वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, सो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरीके से वो लेके भी चला है पूरी बॉलिंग लाइनअप को, वो उसका क्रेडिट आपको मोहम्मद सिराज को देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखें प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी बॉलिंग की अर्ली ऑन, सारे के सारे बॉलर जो थे इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर्स वो एक्सपेंसिव जरूर थे, लेकिन फिर जैसे मोहम्मद सिराज ने स्ट्राइक किया और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्ट्राइक किया तो वो विकेट जो है रेगुलर इंटरवल्स पे भी आना शुरू हो गई। एंड उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि इंग्लैंड वॉज लुकिंग फॉर ऑड शॉट्स, कोई ऐसा खास बॉल हुआ नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड वो जो अपनी रविश है उससे वो बाज नहीं आता है, वो अपने शॉट्स मारना जानते हैं एंड वही कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप देखें कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं जहां पे वो जल्दी आउट हो जाते हैं। और मुश्किल कंडीशंस आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी कि आप फ्लॉलेस अपनी बैटिंग करें। तभी हमने देखा है कि इंग्लैंड स्टिक करता है विद द फ्लैट ट्रैक्स, क्योंकि वो जो ट्रैक्स हैं वो बेसिकली उनके गेम को सूट कर रहे हैं, जो गेम वो लोग प्रेफर करते हैं, जो गेम वो लोग खेल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स, सो वो उनको बहुत सूट करती हैं वैसे ट्रैक्स। लेकिन जब भी आप मुश्किल ट्रैक पे आएंगे तो आप इंग्लैंड की बैटिंग को शायद स्ट्रगल करता हुआ जरूर पाएं। हैरी ब्रूक्स की जानिब से एक और 50, लेकिन इंडिया ने जितना शानदार स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड का, उसके बाद इंडिया ने बहुत अच्छा कवर किया एंड 247 पे जब इंग्लैंड को आउट किया तो दोनों टीम्स बिल्कुल यूं खड़ी हुई थी। एंड देन उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया, सो बैटिंग में भी यशस्वी जायसवाल बड़ा एग्रेसिव लगा, अपनी शॉट्स खेल रहा था एंड जिसकी वजह से आप देखें नए बॉल पे रन्स निकाले। नए बॉल पे रन्स निकालना बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि ये विकेट जो है इसमें पेस ज़रूर है। सो अब आपके ऊपर है कि आप स्पेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। इंग्लैंड वॉज टोटली रबिश इन द फील्ड, 3 से 4 कैचेस बहुत छोटे से स्पैन में उन्होंने छोड़े हैं, जिसकी वजह से शायद उनको कॉज भी हो जाए मैच। यहाँ पे यशस्वी जितनी अच्छी फॉर्म में है मेरे ख्याल से वो यहाँ पे रन्स कर सकता है, और यशस्वी जायसवाल के तकरीबन 3 कैचेस छूटे हैं, एक स्लिप कॉर्डन में, उसके बाद एक लियम डॉसन्स की आंखों के सामने से बॉल गायब हो गया। लकीली साई सुदर्शन को आउट कर पाए, क्योंकि साई का भी कैच छोड़ दिया था वहां पे, केएल राहुल की विकेट ले पाए। सो 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन फील्ड के अंदर बड़े स्लॉपी रहा इंग्लैंड जितना भी अभी खेल हुआ, और मेरे ख्याल से इंडिया कुड हैव इजीली बीन 75 for 4 और 3, लेकिन चांसेस स्प्लिट हुए हैं यहाँ पे। एंड मेरे ख्याल से अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो शायद इंडिया को एक कॉरिडोर मिल जाए वापसी करने का। एंड अभी इंग्लैंड को ये भी सोचना है कि आपके पास क्रिस वोक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो यू आर प्लेइंग विद 10 प्लेयर्स एंड 10 बैटर्स। सो आपको क्या चेस करना है, क्योंकि क्रिस वोक्स ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, बैटिंग में अच्छी कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। सो उनके ना होते हुए आपके लिए अच्छा टोटल क्या है टू चेस डाउन। एंड अगर यहाँ पे इंडिया अगर 225 से लेकर 240 से ऊपर निकलता है, सो मैं समझता हूं ये मैच जो है ना इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगेन विकेट मुश्किल है। विकेट मुश्किल होने के बाद अगर मैं बात करूं इनकी बैटिंग की, तो वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है अगर हम लास्ट 2 इनिंग्स देख लें। सो स्ट्रगल किया है अपार्ट फ्रॉम जो रूट एंड हैरी ब्रूक्स, मिडिल ऑर्डर इनका सही से सामने नहीं आया। और अभी आप देखें तो बेन स्टोक्स जिनकी लास्ट मैच में सेंचुरी थी, वो भी नहीं है इस स्क्वाड के अंदर या इस टीम के अंदर 11 के अंदर। सो इंग्लैंड के लिए एक ऐसी मसले मसाइल हो जाएंगे, एक ऐसा चैलेंज आ जाएगा जिसमें सारे लड़कों को स्टेप अप करना पड़ेगा। और अभी जो लड़के इंग्लैंड के 11 में खेल रहे हैं उनमें से 3-4 लड़के तो ऐसे हैं जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। सो उसकी वजह से शायद इंग्लैंड स्ट्रगल कर सकता है। सो मेरे ख्याल से यहाँ का विनिंग टोटल कंडीशंस के एतबार से
240 से 250 के दरमियान एक विनिंग टोटल होगा। अब देखते हैं कि इंडिया उस टोटल तक पहुंचता कैसे है, यह बहुत बड़ा सवाल है। शुभमन गिल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी येट अगेन इन द सीरीज। पिछले मैच में जब जिम्मेदारी आई थी अपना हाथ खड़ा किया था, सेंचुरी स्कोर की थी शानदार, लास्ट इनिंग्स में रन आउट हुए, लेकिन अगेन वापस से जिम्मेदारी आई है यशस्वी के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप अगर स्टिच कर पाएगा शुभमन, सो इंडिया को एक कमांडेबल पोजीशन में जरूर देख पाएगा। एंड अगर इंडिया यहाँ से सीरीज ड्रॉ कर देता है, सो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट एस्केप, क्योंकि इंडिया वाज डाउन एंड आउट इन द लास्ट टेस्ट मैच। पहले वो बचाना, उसके बाद इस टेस्ट मैच में आके इतनी अच्छी क्रिकेट खेलना, दिस इज अप्रिशिएटेबल। सो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।